कैसे हो मेरे प्रिय विद्यार्थियों। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल, और राजस्थान के भूगोल में अपन लोग आज चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के भौतिक स्वरूप की। इसकी चर्चा करने वाले हैं, भौतिक स्वरूप की चर्चा करने वाले हैं। और भौतिक स्वरूप की चर्चा शुरू करें उससे पहले मैं आप लोगों से कहूंगा कि चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइबर करें, और उसके साथ साथ घंटी का बटन भी दबाएं ताकि आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और तुरंत आप उस वीडियो को देख पाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश की। और राजस्थान के भौतिक प्रदेश की चर्चा करें तो चलो बढ़ते हैं आगे। राजस्थान का भौतिक स्वरूप। तो टॉपिक आज का हमारा क्या है? आपको कहना है राजस्थान का भौतिक स्वरूप की हमें क्या करनी है, चर्चा करनी है। ठीक है, तो राजस्थान के भौतिक स्वरूप की हम लोग चर्चा करें तो आप देखिए यहाँ पे राजस्थान चावच्ची स्वरूप भू आकृतिक संरचना, प्राकृतिक संरचना द्वारा निर्धारित एवं लाखों एवं लाखों लाखों वर्षों से, लाखों वर्षों हो रहे अपक्षय, अपर्दन एवं निक्षेप निक्षेप का परिणाम है। तो देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों को यहाँ पे देखना है बड़ा सीधा सा कि राजस्थान का भौतिक स्वरूप अपन पढ़ रहे हैं। और राजस्थान के भौतिक स्वरूप में जो चीज हमको ध्यान में रखनी है वो क्या रखनी है? राजस्थान ऊंचावचीय स्वरूप भूआकृतिक संरचना द्वारा निर्धारित एवं लाखों वर्षों से हो रहे अपक्षय, अपर्दन एवं निक्षेपण का परिणाम है। किसका परिणाम है बताओ? निक्षेपण का परिणाम है। और इसके कारण यहां पे विशेष बात करूं तो यहां पे आपको देखना क्या है? पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल। ठीक है, तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है भाई। इनकी चर्चा हम लोग विशेष रूप से करने वाले हैं, जो आप लोगों को ध्यान में रख लेना है। अब आप लोगों के सामने एक प्रश्न आता है कि ये जो अपक्षय शब्द लिखा हुआ है, कौन सा शब्द लिखा हुआ है? अपक्षय।
तो देखो ध्यान रखना है इस शब्द के बारे में अगर हम बात करें तो देखो इसमें कैसे याद रखना है। एक प्रश्न आया अपक्षय। एक प्रश्न तो क्या है आप लोगों के पास अपक्षय है, और एक प्रश्न क्या है यहां पे अपर्दन, और एक प्रश्न क्या है निक्षेप, है ना। तो देखो ध्यान रखने वाली बात क्या है इसमें जो आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान में रखनी है वो ये है कि अपक्षय क्या होता है। देखिए अपक्षय की अगर अपन बात करें पृथ्वी के धरातल पर, पृथ्वी के धरातल पर जो बाह्य जो कारक होते हैं, पृथ्वी के धरातल पर जो बाह्य कारक होते हैं उनके द्वारा विघटन एवं अपघटन, विघटन एवं अपघटन की क्रिया को ही क्या कहते हैं अपक्षय कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ अपक्षय कहते हैं। एक व्यक्ति रहे हैं प्रोफेसर हॉर्नबरी, ये क्या कहते हैं कि अपर्दन से पूर्व अपक्षय की प्रक्रिया घटित होती है। अपर्दन से पूर्व अपक्षय की प्रक्रिया घटित होती है। अगला प्रश्न यहां पे क्या है अपर्दन। अपर्दन का मतलब हम लोग किससे लगाते हैं? अपर्दन का मतलब लगाते हैं कि जो हमारा धरातल है उसकी जो ऊपरी सतह होती है, और जब ऊपरी सतह का क्या होता है कटाव होता है ना। भाई ऊपरी सतह है उसका क्या हो रहा है कटाव हो रहा है, तो उसको क्या कहते हैं अपर्दन कहते हैं। निक्षेपण क्या होता है? निक्षेपण होता है कि परिवहित मलबा जब एक जगह पे, एक जगह से दूसरी जगह पे क्या हो जाता है स्थापित हो जाता है, स्थानांतरित होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं निक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं निक्षेप कहते हैं, या उसको आप लोग कह सकते हो निक्षेपण कह सकते हो। तो बात आप लोगों के सीधी सी समझ में आई होगी, और वो समझ में आने वाली बात यह है कि आप लोगों को यहां पे ध्यान में रखने वाली बात यह है कि अपक्षय क्या होता है। तो यह अपर्दन से पूर्व घटित होने वाली प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? अपर्दन से पूर्व घटित होने वाली प्रक्रिया है जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। तो देखो प्रश्न बनता है, ये आप लोग इसको इस तरीके से आप लोग ध्यान में रख सकते हो कि जब पृथ्वी सतह पर बाह्य कारक, जब पृथ्वी सतह पर बाह्य कारक स्थैतिक या अनाच्छादनात्मक प्रक्रिया संपन्न करते हैं, स्थितित या अनाच्छादनात्मक प्रक्रिया संपन्न करते हैं, उसको क्या कहते हैं अपक्षय कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना पृथ्वी की ऊपरी सतह पर, पृथ्वी की ऊपरी सतह है पर स्थैतिक या अन्नाच्छादात्मक प्रक्रिया द्वारा घटित अपक्षय कहलाता। ठीक है, अब देखो अपक्षय की जब बात हुई क्या हुई, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर स्थितिक या अनाच्छादनात्मक प्रक्रिया द्वारा घटित जो क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, उसी को क्या कहा जाता है अपक्षय कहा जाता है। ये ध्यान में रखना। दूसरा प्रश्न क्या है, देखो यहां पे एक प्रोफेसर थॉर्नबरी की एक परिभाषा भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो, और ये परिभाषा क्या है जो आपको ध्यान में रखनी है, वो बड़ी सीधी सी परिभाषा इन्होंने दी है कि अपर्दन से पूर्व की प्रारंभिक प्रक्रिया अपक्षय है। क्या है बताओ?
अपर्दन के पूर्व की प्रारंभिक प्रक्रिया अपक्षय होती है। क्या समझा? अभी देखो ये जो परिभाषा है ना, इसको यूं समझना आप लोग, ये परिभाषा है किसकी, तो आपको जान लेना है ये परिभाषा किसकी है। प्रोफेसर हॉर्नबरी की परिभाषा, ठीक है, किसकी है? प्रोफेसर हॉर्नबरी की। तो एक बात बड़ी सीधी सी समझ लो कि पृथ्वी की ऊपरी सतह पर स्थितिक या अनाच्छादनात्मक प्रक्रिया द्वारा घटित क्रिया अपक्षय कहलाती है। और उसके बाद में एक परिभाषा आती है किसकी? प्रोफेसर थॉर्नबरी की। अपर्दन के पूर्व की प्रारंभिक क्रिया अपक्षय कहलाती है। मतलब ये जो अपक्षय होता है ये अपर्दन से पहले होता है। कैसे होता है? अपर्दन से पहले होता है, जो कि आप लोगों को क्या रखना है, ध्यान में रख लेना है, ठीक है। और अपर्दन का सीधा सा मतलब होता है कि एक जगह से हमारी जो पृथ्वी है ऊपर की, उसकी जो ऊपरी सतह से जो मलबा होता है उसका कटाव होता है। क्या होता है? कटाव होता है। तो ये भी आपको समझ लेना है। देखो यहां पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगला आपको क्या ध्यान में रखना है। अपर्दन क्या होता है? देखो धरातल की ऊपरी सतह पर विनाशात्मक हाइये कारकों हाइये कारकों द्वारा जो कटाव किया जाता है उसे अपर्दन कहते। ठीक है, मतलब धरातल की ऊपरी सतह पर विनाशात्मक जो बाह्य कारकों द्वारा जो कटाव किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं। अब ये जो अपर्दन होता है वो जल द्वारा हो सकता है, वायु द्वारा हो सकता है ना। ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो अपर्दन की जो क्रिया क्रिया होती है। दूसरा देखो एक लिखा हमने निक्षेप। निक्षेप क्या होता है? एक जगह से, या यूं समझो एक स्थान से दूसरे दूसरे स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब मलबा जमा होता है उसे निक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? उसको निक्षेप कहते हैं। तो एक बात तो यहाँ पे आप लोगों ने बड़ी सीधी सी समझी होगी कि हमने कहा कि हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं राजस्थान का भौतिक स्वरूप, और भौतिक स्वरूप में हमने देखा कि देखो राजस्थान का जो ऊंचावची स्वरूप है, या राजस्थान का ऊंचावचीय भू आकृतिक संरचना का निर्धारण जो है लाखों वर्षों से जो परक्रम क्या रहे हैं, जारी रहे हैं, जैसे कि आप लोग कह सकते हो अपक्षय, अपर्दन, निक्षेप, ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। और एक और चीज ध्यान रखना, पृथ्वी पर बनने वाली प्रथम आकृति, पृथ्वी
पर बनने पृथ्वी पर बनने वाली प्रथम आकृति बनने वाली प्रथम आकृति महाद्वीप व महासागर थी। भाई आपसे प्रश्न किया जाए कि हमारी पृथ्वी पर जो सबसे पहले जो आकृति बनी है वो कौन सी बनी है, तो आपको कहना है महाद्वीप व महासागर बनी है। कौन सी बनी है बताओ? महाद्वीप व महासागर बनी है पृथ्वी पर बनने वाली प्रथम आकृति। तो ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो। तो देखो आपने बड़ी सीधी सी सिंपल सी बात यहां पे क्या की है, आपने देखा, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, राजस्थान का भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप में आपको विशेष बात जो आपने की यहाँ पे वो क्या की है कि भाई राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, देखो सीधा सा हमने क्या कहा कि भाई राजस्थान के उच्चावचीय भू आकृतिक संरचना द्वारा निर्धारित एवं लाखों वर्षों से हो रहे अपक्षय अपर्दन एवं निक्षेप का परिणाम है। इसका क्या परिणाम है? तो आपको कहना है इसका परिणाम पर्वत है, पठार है, मैदान है और मरुस्थल है। हमने कहा पृथ्वी पर बनने वाली जो प्रथम आकृति थी वो कौन सी थी? महाद्वीप और महासागर। कौन सी बताओ? महाद्वीप और महासागर, ये ध्यान में रखना। दूसरा प्रश्न हमने समझने की कोशिश की, अपक्षय को और किसको? अपर्दन को और किसको? निक्षेप को। ठीक है, तो देखो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर स्थितिक या अनाच्छादनात्मक प्रक्रिया द्वारा घटित अपक्षय घटित क्रिया अपक्षय कहलाती है। देखो अपक्षय जो होता है ना, अपघटित और विशेष बात, देखो जो प्रक्रिया है उसी को क्या कह रहे हैं? अपक्षय कह रहे हैं। दूसरा प्रश्न देखो यहां पे प्रोफेसर थॉर्नबरी क्या कह रहा है कि अपर्दन के पूर्व की प्रारंभिक प्रक्रिया जो है अपक्षय कहलाती है। मतलब अपक्षय अपर्दन से पहले होता है। ठीक है, अपर्दन क्या होता है कि हमारी जो पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है, देखो क्या लिखा, धरातल की ऊपरी सतह पर विनाशात्मक बाह्य कारकों द्वारा जो कटाव किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं। और जब कटाव करके उस मलबे का एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरण होता है और जमा होता है तो उसको क्या कहते हैं? निक्षेप कहते हैं। जैसे कि एक नदी होती है ना, नदी होती है तो अपनी जो ऊपरी स्तर होता है वहां पे क्या करती है? वो कटाव अधिक करती है, अपर्दन अधिक करती है। जबकि जब वो अंतिम समय में जब सागर में गिरती है तो उसकी गति क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो वो मलबे का क्या करना शुरू कर देती है? निक्षेप करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से विभिन्न प्रकार की क्या बनती है? आकृति बनती है। तो ये भी आप ध्यान रखना। और पृथ्वी पर बनने वाली प्रथम आकृति कौन सी थी? तो आपको कहना है महाद्वीप और महासागर थी। कौन सी बताओ? महाद्वीप और महासागर। दूसरा प्रश्न देखो यहां, राजस्थान का प्राचीन भौतिक विभाजन, है ना, कितने भागों में किया जाता था? तो आपको कहना है वो 3 भागों में किया जाता। कितने भागों में? 3, है ना, 3 भागों। अब जो 3 भाग थे वो कौन से होते थे? तो आपको समझना है, एक तो कौन सा था? मरु, एक था मरु और एक था मेरु और एक कौन सा था? माल था। कौन सा बताओ? मरु, मेरु और माल। ये राजस्थान का क्या माना जाता है? प्राचीन भौतिक विभाजन माना जाता है। देखो बड़ा सीधा सा, यूं समझ लो इसको, इस तरीके से आप लोग कहोगे कि ये जो हमारा राजस्थान है वो हमें यूं दिखाई देता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया राजस्थान। और इस राजस्थान के मध्य से इस तरीके से आपको दिखाई देगा कौन? अरावली।
तो ये जो प्रदेश है वो तो क्या कहलाएगा, मरु। ये क्या कहलाएगा, मेरू। और ये क्या कहलाएगा, थाल। समझ रहे हो ना। तो अरावली का पश्चिमी भाग है वो तो क्या है, मरु। और अरावली वाला क्षेत्र क्या है, मेरू। और ये अरावली के पूर्व वाला भाग क्या कहलाया, आपको कहना है माल कहलाए। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान में रख लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपको बड़ी सीधी सी सिंपल सी बातें ध्यान में रख लेनी है। दूसरा प्रश्न बनेगा यहां पे, देखिए 1968 में प्रोफेसर प्रोफेसर बी सी मिश्रा, बी सी मिश्रा, प्रोफेसर कौन है, बी सी मिश्रा की पुस्तक राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का भूगोल नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा प्रकाशित की गई, है ना। 1968 में प्रोफेसर वीसी मिश्रा की पुस्तक राजस्थान का भूगोल, कौन सी पुस्तक बताओ, राजस्थान का भूगोल प्रकाशित हुई। पुस्तक का नाम क्या है बताओ, राजस्थान का भूगोल, है ना। और इस पुस्तक में राजस्थान को डिवाइड किया गया कितने भागों में, 7 भागों में। भाई राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में डिवाइड कर दिया, कितने बताओ, 7। अब ये जो 7 भौतिक भौतिक प्रदेश, ठीक है। अब 7 भौतिक प्रदेश कौन कौन से उन्होंने किए, तो आप इनको इस तरीके से देख सकते, कौन कौन से हैं 7 भौतिक प्रदेश, ठीक है। देखो, सबसे पहले इन्होंने किया पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, कौन सा प्रदेश बताओ, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और 2 नंबर इन्होंने डिवाइड कर दिया अर्ध शुष्क प्रदेश, कौन सा प्रदेश बताओ, अर्ध शुष्क प्रदेश। और 3 नंबर इन्होंने डिवाइड कर दिया नहरी क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र बताओ, नहरी क्षेत्र। तो 3 नंबर इन्होंने क्या बनाया, नहरी क्षेत्र बनाया, तो ये ध्यान में रखना है। और 4 नंबर इन्होंने क्या बनाया, तो आपको कहना है अरावली प्रदेश, कौन सा प्रदेश बताओ, अरावली प्रदेश। भाई इन्होंने 4 नंबर कौन सा बना दिया, अरावली प्रदेश। और देखो उसके बाद में 5 नंबर इन्होंने बनाया, तो आपको ध्यान में रखना है पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, है ना। कौन सा बताओ, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। एक इन्होंने बनाया, वो इन्होंने बनाया है दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, कौन सा प्रदेश बताओ, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। एक इन्होंने बनाया
एक इन्होंने बनाया चंबल बिहड़ चंबल बिहड़ भूमि। क्या बनाया बताओ? चंबल बीहड़ भूमि। तो आपको क्या याद रखना है? आपको बड़ा सीधा सा सिंपल सा याद रखना है, और वो सिंपल सा ये याद रखना है कि भाई राजस्थान को जो है वो प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने कितने भागों में डिवाइड किया है? तो आपको कहना है 7 भागों में। 7 कौन कौन से किए? एक नंबर हो गया पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, 2 नंबर हो गया अर्ध शुष्क प्रदेश, 3 नंबर हो गया नहरी क्षेत्र, 4 हो गया अरावली, 5 हो गया कृषि औद्योगिक प्रदेश, 6 नंबर दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, और 7 नंबर हो गया आपका चंबल बीहड़ भूमि। कौन सा हो गया? चंबल बीहड़ भूमि। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो आप लोग इसको कैसे ध्यान में रख सकते हो। सबसे पहले जो इन्होंने किया है वो क्या किया है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा प्रदेश? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है ना, एक तो बड़ी सीधी सी बात आपको यहाँ पे ये देखने को मिल सकती है। यहाँ पे जो औसत वर्षा रहता है वो क्या रहता है? तो आपको कहना है ये औसत वर्षा इसमें रहेगा 25 से सॉरी 15 से 25 सेंटीमीटर। देखो एक चीज यहाँ पे आप लोग बड़ी सीधी सी सिंपल सी याद रख लेना है। तो ये सेंटीमीटर है। अगर अगला एग्जामिनर इसको जो है आपसे पूछ ले कि ये मिलीमीटर में क्या हो सकता है, तो आपको कहना है 150 से 250 मिलीमीटर। क्या बोलो? मिलीमीटर। ये क्या रहेगा यहाँ पे? औसत वर्षा रहेगा, आपको ध्यान में रखना है। और ये भी समझ लो यहाँ पे देखो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। तो इस तरीके का भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है, जो कि आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, अब देखो अगर इसमें हम लोग चर्चा करें तो चर्चा हम लोग ये कर सकते हैं, इसमें शामिल किस किस को करोगे, है ना? इस प्रदेश में हम लोग मुख्य रूप से किस किस को शामिल कर सकते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना है। देखो एक तो इसमें आ जाएगा कौन? बाड़मेर। कौन आ जाएगा? बाड़मेर आ जाएगा। एक तो कौन आ गया? बाड़मेर। एक आ जाएगा दक्षिणी पश्चिमी बीकानेर। कौन सा आ जाएगा? दक्षिणी पश्चिमी बीकानेर आ जाएगा, है ना? एक आ जाएगा दक्षिणी पश्चिमी चूरू आ जाएगा, है ना? एक इसमें आ जाएगा पश्चिमी जोधपुर आ जाएगा, है ना? कौन आ जाएगा? पश्चिमी जोधपुर आ जाएगा। एक आ जाएगा पश्चिमी नागौर आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा बताओ? पश्चिमी नागौर आ जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रख लेना है यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, दूसरा प्रश्न यहाँ पे देखो हमारे सामने आता है
अर्ध शुष्क प्रदेश, कौन सा प्रदेश? अर्ध शुष्क प्रदेश। अर्ध शुष्क प्रदेश, है ना। तो देखो ध्यान क्या रखना है, यहां पे भी वर्षा औसत क्या रहने वाला है। देखो यहाँ पे जो वर्षा औसत है, जो आपको ध्यान में रखना है विशेष, वो रहेगा 25 से 50 सेंटीमीटर, है ना। या आप यूं कह दो इसको, ये भी कह सकते हो आप 250 से 500 मिलीमीटर। देखो ध्यान क्या रखना है, 500 मिलीमीटर वर्षा रेखा राज्य को दो भागों में डिवाइड कर, कौन सी आपको ध्यान रखना है, 500 मिलीमीटर वर्षा रेखा राज्य को विभाजित करती, ये भी आप लोग कह सकते हो। तो यहाँ पे आप लोगों को बड़ी सीधी सी अर्ध शुष्क प्रदेश। अब देखो अर्ध शुष्क प्रदेश में आप शामिल किसको करोगे, तो आप लोग सीधी सी सब बात समझ लो। देखो इसमें आ जाएगा जालोर, कौन सा आ जाएगा, जालोर। दूसरा पाली, कौन आ जाएगा, पाली आ जाएगा, है ना। ये भी ध्यान रखना है। एक यहाँ पे आ जाएगा नागौर भी आ जाएगा, है ना। दूसरी बात आपको क्या समझनी है यहाँ पे, देखो जालोर है, पाली है, नागौर है, आपको कहना है झुंझुनू है, ये भी आ जाएगा, है ना। कौन आ जाएगा बताओ, झुंझुनू भी इसमें शामिल हो जाएगा, आपको ये भी ध्यान में रख लेना है ना। और जो है पूर्वी जोधपुर भी इसमें शामिल हो जाएगा, कौन हो जाएगा, पूर्वी जोधपुर को भी आप क्या कर लोगे, इसमें शामिल कर लोगे। तो ये भी आप लोग समझ सकते हो, बड़ा सीधा सा है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो, है ना। और ये इसमें आप लोग और भी अगर शामिल करो तो आप कह सकते हो दक्षिणी, पूर्वी को आ जाएगा, है ना। तो ये भी आप लोग इसमें क्या कर सकते हो, शामिल कर सकते हो, जो कि विशेष रूप से आपको ध्यान में रख लेना है। दूसरा देखो अगला अगर हम देखें यहाँ पे, तो वो आएगा नहरी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, नहरी क्षेत्र। तो देखो यहाँ पे भी वर्षा औसत क्या रहेगा, वर्षा औसत, तो ये यहाँ पे भी क्या रहता है, 15 से 25 सेंटीमीटर, कितना रहेगा, 15 से 25 सेंटीमीटर रहेगा। इसको आप यूं कह सकते हो 150 से 250 मिलीमीटर कह सकते हो। नहरी क्षेत्र में आप लोग किसको शामिल करोगे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखो इसमें विशेष जो बात आपको ध्यान में रखनी है वो क्या रखनी है, एक तो आपका गंगानगर है, कौन सा, गंगानगर है। पश्चिमी बीकानेर है, कौन है बताओ, पश्चिमी बीकानेर है, ये ध्यान रख लेना है ना। दूसरी बात आपको यहाँ पे कहना है उत्तरी जैसलमेर है, कौन सा है बताओ, उत्तरी जैसलमेर को कह सकते हो, है ना। और रेगिस्तान में सिंचित क्षेत्र, भाई रेगिस्तान का जो सिंचित क्षेत्र है वो इसमें क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा, है ना। ज्यादातर यहाँ पे सिंचाई किससे होती है,
इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी नहर द्वारा सिंचाई होती है। इस तरीके से यहाँ पे शामिल किया जाता है। आप हनुमानगढ़ को भी शामिल कर सकते हो। इसको, हनुमानगढ़ को, ठीक है। तो गंगानगर, पश्चिमी बीकानेर, उत्तरी जैसलमेर को आप लोग किस में शामिल करोगे? तो आपको कहना है नहरी क्षेत्र में ये आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? नहरी क्षेत्र में। स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, उसके बाद में अगर हम लोग चर्चा करें तो आपको चर्चा यहाँ पे करनी है अरावली पर्वतीय प्रदेश की। किसकी करनी है? अरावली पर्वतीय प्रदेश। देखो, अरावली प्रदेश, है ना। आप लोगों को क्या समझना है यहाँ पे? अगर वर्षा रखना चाहोगे, वर्षा औसत क्या रहेगा? तो आपको कहना है 50 सेंटीमीटर या 500 मिलीमीटर से अधिक, ये क्या रहेगी? वर्षा रहेगी, जो आपको ध्यान में रखना है। दूसरा देखो, यहाँ पे प्रश्न अगर देखें तो इसमें आप लोग शामिल किसको करोगे? तो आपको कहना है उदयपुर, उदयपुर। उदयपुर के साथ साथ आप इसको शामिल करोगे दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी पाली है, पाली है। पश्चिमी डूंगरपुर है। आप इन सबको शामिल कर सकते हो इसमें, है ना। कौन से प्रदेश में? अरावली पर्वतीय प्रदेश में। इसमें शामिल करोगे, इनको बताओ। इनको आप शामिल करोगे अरावली पर्वतीय प्रदेश में शामिल करोगे। अगला पॉइंट भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। और ये जो पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश है, यहाँ पे वर्षा औसत रहने वाला है, वो रहेगा 50 सेंटीमीटर से अधिक। क्या रहेगा बताओ? 50 सेंटीमीटर से अधिक रहेगा। या आप कह सकते हो 500 मिलीमीटर से अधिक। कितना बताओ? 500 मिलीमीटर से अधिक रहेगा, है ना। अब इसमें आप लोग शामिल किसको करोगे? तो आपको कहना है, आ जाएगा आपका जयपुर है, भरतपुर है, भरतपुर है, धौलपुर है, और दौसा है, भीलवाड़ा है, अजमेर है, टोंक है। ये सभी जो है वो इसमें आप शामिल कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग कोटा और बूंदी को भी क्या कर सकते हो? शामिल कर सकते हो, है ना। तो इस तरीके से ध्यान रखना, जयपुर है, भरतपुर है, धौलपुर है, दौसा है, भीलवाड़ा है, अजमेर है, टोंक है, कोटा है, बूंदी है। ये सभी किस में आ जाएगा? आपको कहना है पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश में आ जाएगा। तो आपको ये चीज भी क्या रख लेनी है? ध्यान में रख लेनी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश वर्षा औसत 50 सेंटीमीटर से अधिक, है ना। अब इसमें शामिल किसको करोगे? देखो क्या लिखा हुआ है, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। तो देखो इसमें क्या आ जाएगा, पूर्वी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़, कोटा, झालावाड़, बारह को इसमें शामिल कर सकते हो। ये सभी जो है ये किस में आएंगे, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश में आप इनको शामिल कर सकते हो। तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। दूसरा प्रश्न देखो यहाँ पे आप लोगों के सामने बनता है, चंबल खड़ भूमि। देखो वर्षा औसत इसमें क्या रहने वाला है, 50 सेंटीमीटर से अधिक। ठीक है। अब इसमें शामिल किसको करोगे, इसमें शामिल करोगे आप लोग जो है सवाई माधोपुर और विशेष धौलपुर। मतलब मुख्य रूप से सर्वाधिक जो बीहड़ भूमि आपको देखने को मिलेगी ना, वो यहीं पे देखने को मिलेगी, जो आपको क्या रखना है, ध्यान में रख लेना है। ठीक है। कौन सी भूमि में बताओ, चंबल बीहड़ भूमि, है ना। और एक बात और समझना, ये चंबल के जो बीहड़ हैं ये काफी फेमस है भारतवर्ष में, है ना। फेमस किस लिए हैं, ये आपराधिक गतिविधियों के लिए काफी फेमस रहते हैं, है ना। इस भूमि को जो है हम लोग बैडलैंड टोपोग्राफी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, बैडलैंड टोपोग्राफी। देखो चंबल बीहड़ को क्या कह सकते हैं, बैडलैंड टोपोग्राफी या उत्खात स्थलाकृति कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बताओ, तो कह सकते हैं बैडलैंड टोपोग्राफी, या इसको कह सकते हैं उत्खात स्थलाकृति, है ना। इसको डांग क्षेत्र भी कहते हैं। आगे पढ़ेंगे, इनकी चर्चा करेंगे, क्या कहते हैं बताओ, डांग क्षेत्र भी इसको कहा जाता है। चर्चा करेंगे आगे, कंटिन्यू। आगे देखिए, तो ये चर्चा हमने यहाँ पे की प्रोफेसर वीसी मिश्रा द्वारा। तो ध्यान में क्या रखना है, प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को जो है वो 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। और सबसे पहले उन्होंने क्या किया है, भौतिक विभाजन किया है। कि हमने देखा है ना, 7 भाग हमने देखे हैं, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, नहरी क्षेत्र, अरावली क्षेत्र, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, और उसके साथ साथ हमने देखा है दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश और चंबल बीहड़ प्रदेश। ये सब हमने चर्चा की है यहाँ पे। अगला प्रश्न बनेगा, देखिए अगली बात करें तो एक प्रश्न बनता है 1971 में प्रोफेसर राम लोचन सिंह द्वारा, रामलोचन सिंह द्वारा राजस्थान को 3 भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया। कितने बताओ, 3 भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया है। और ये 3 भौतिक प्रदेश हैं कौन कौन से, तो आपको कहना है, एक तो उन्होंने बनाया वृहत प्रदेश, और एक उसने बनाया उप प्रदेश, और एक उन्होंने बनाया लघु प्रदेश, है ना। और ध्यान रखना है कब, 1971 में। बृहत प्रदेश के उन्होंने 2 पार्ट किए हैं,
उप के उन्होंने 4 पार्ट किए हैं और लघु के उन्होंने 12 पार्ट किए हैं। तो आपको ये चीज भी क्या रख लेनी है, ध्यान में रख लेनी है। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद में अगर हम लोग बात करें 1994 में प्रोफेसर तिवारी व सक्सेना द्वारा के द्वारा सक्सेना द्वारा राजस्थान का भौतिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया। ठीक है, आप यूं समझ सकते हो, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, है ना। इस तरीके से आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, उसके बाद में आगे देखें तो देखिए, वर्तमान में हम लोग राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांट करके पढ़ते हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेश, है ना? देखो यहाँ पे मुख्य रूप से अपन इनको बांटेंगे 4 भागों में। कितने भागों में? 4। अब ये जो 4 भाग हमें करने हैं, यही हमें आगे इनका विस्तार पूर्वक क्या करना है, अध्ययन करना है। देखो, इसमें पहला हमें बनाना है पश्चिमी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, और एक इसका बनाना है अरावली पर्वतीय प्रदेश। एक बनाना है पूर्वी मैदानी प्रदेश, और एक करना है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे इसको हम लोग 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से बोलो? एक तो कर सकते हैं शुष्क पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, एक इसको कर सकते हैं अर्ध शुष्क पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, है ना। अब देखो, इसको हम लोग 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। उत्तरी अरावली, एक कर सकते हैं दक्षिणी अरावली, एक कर सकते हैं मध्य अरावली। इसको कुछ भागों में बांट सकते हैं चंबल बेसिन, बाणगंगा बेसिन, बनास बेसिन, लूणी बेसिन। ये भी ध्यान में रख लेना है। फिर देखो, को भी डिवाइड कर सकते हैं
दे कगार भूमि, दक्कन का लावा पठार। ठीक है, इसको हम लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, शुष्क प्रदेश को। बालू का स्तूप युक्त भूमि, एक कर सकते हैं। बालू का स्तूप मुक्त भूमि, इसको कुछ भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अर्ध शुष्क को देखो कौन कौन से करेंगे। घग्गर बेसिन, शेखावाटी प्रदेश एक करेंगे। नागौरी उच्च भूमि और एक करेंगे लूणी बेसिन। तो देखिए ये इस प्रकार से हमने राजस्थान को जो है 4 भौतिक प्रदेशों में हमने डिवाइड किया है और इसके कुछ उपभाग हमने किए हैं और इन्हीं का हम लोग विस्तार पूर्वक क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट कक्षा होगी उस कक्षा में हम लोग जो है इनको एक एक को लेकर के अध्ययन करेंगे, विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हमने आज प्रोफेसर वीसी मिश्र को देखा, प्राचीन भौतिक विभाजन देखा। उसके बाद में हमने जो है चर्चा की यहाँ पे प्रोफेसर रामलोचन की चर्चा की, उन्होंने भी भौतिक विभाजन किया है। इसके अलावा हमने तिवारी और सक्सेना की भी हमने चर्चा की है। तो इसलिए अब जो है अपन अगली चर्चा अपनी अगली कक्षा में करेंगे। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा, जय हिंद जय भारत।